लोग फ़ोन करेंगे, हाँ। हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, ओके, आप मनी लॉन्ड्रिंग फंस गए हो, आपको डिजिटली हमने अरेस्ट कर लिया है। क्या बात है। और डिजिटली अरेस्ट कर लिया है तो लोग डर भी जाते हैं उसके अंदर। लड़कों के लिए इन कंपैरिजन विथ वुमेन उतने ज़्यादा राइट्स हैं नहीं, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज थोड़े से पुराने ज़माने में लिखे गए थे, वो टाइम को नज़र में रखते हुए, राइट। क्योंकि वो टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था घरों के अंदर, तो वो टाइम के हिसाब से वो लॉज बने गए। बट आजकल के टाइम पे वही लॉज को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो लॉयर हो, आपके हाथ में कितने ज़्यादा डिवोर्स के केसेस आते रहेंगे। आपने क्या नोटिस किया कि ये ज़माने में इतने ज़्यादा डिवोर्सेस के केस क्यों बढ़ रहे हैं? हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स ले लेते हैं एक दूसरे के साथ अलग ही होने की, जब वो डिसीजन आता है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसा चलता है बेसिकली डिवोर्स के अंदर। सो बच्चे की कस्टडी के लिए क्या प्रोसीजर होता है और वो कौन से बेसिस पे तय किया जाता है कोर्ट के अंदर एक मर्द के लिए, बेसिकली अगर हम टर्म्स की बात की है। क्या इनके पास कोई राइट्स है बेसिकली इंडियन जुडिशरी के अंदर जो इन्हें पता भी नहीं है? हाय, वेलकम टू पंचायत विद पवन। थोड़ा सा पर्सनल पॉडकास्ट है ये मेरे लिए, क्योंकि पहला ऐसा वीडियो था मेरे चैनल के ऊपर जिसे बहुत अच्छा रीच मिला, और पहला ऐसा पॉडकास्ट था मेरे लाइफ का जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था अपने पॉडकास्टिंग करियर को थोड़ा सा और पुश करने के लिए, थोड़े से नए इक्विपमेंट्स, थोड़े से नए जगह और सब कुछ नया करने के लिए। वो एक पॉडकास्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। वो पॉडकास्ट था ऋषि सर के साथ। वो वाले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात किया था बेसिकली इंडियन लॉस के बारे में। वो वाले पॉडकास्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा वाइडली बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में बात किया, और मुझे एक पॉडकास्ट करना था जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात करें। इंडियन लॉ, इंडियन जुडिशरी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में हम बात करने बैठ गए तो आई थिंक 10-15 पॉडकास्ट से बहुत ही ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक ही उतना वास्ट है और उसके अंदर इतने ज़्यादा लॉज प्रोविजंस, ये वो बहुत ज़्यादा चीज़ है। सो आज का पॉडकास्ट का मेन टॉपिक इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेन राइट्स इन इंडिया, कि एक आदमी के पास अपने आप को बचाने के लिए क्या उसके पास राइट्स भी है। सो ये पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट है ऋषि सर। सो ऋषि सर, वेलकम टू पंचायत विद पवन। सबसे पहले कैसे हो सर? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप आ गए ना। और क्या चल सब रहा है सॉर्ट सब? हो जाएगा। ठीक है सर, लाइक अच्छा चल रहा है सब कुछ ग्रोथ पॉडकास्ट। करो। सो सर, हम डायरेक्ट पॉडकास्ट शुरू करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मेन के लॉस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ साइबर क्राइम। किसी को कॉल करने से पहले आजकल महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बचता है कि साइबर फ्रॉड से बचो। अगर कोई सीआईडी बन के या फिर सीबीआई बन के आपको कॉल या फिर वीडियो कॉल करता है तो ये साइबर क्राइम हो सकता है। सो एज अ लॉयर, आप आपका पर्सपेक्टिव बताओ साइबर क्राइम के ऊपर। अभी जो चल रहा है ना ट्रेंड, हम्म। आपने बोला बिल्कुल सही था कि हम जब फ़ोन करते किसी को तो उससे पहले हमें कॉलर टून पे आता है कि हम्म। किसी का फ़ोन आए तो उठाओ मत, वो सीबीआई पुलिस वाले या न्यायाधीश बन के आपसे बोल सकते हैं, बट राइट, वो स्कैमर हो सकते हैं। राइट, और राइट। ये करेक्ट है। और अब देख रहे हो ना इस जेन के अंदर इस टाइम पे कुछ एक डेढ़ दो साल के बीच में हम्म। एक साइबर स्कैम और साइबर फ्रॉड इतने लेवल में बढ़ चुके हैं ना, बहुत ज़्यादा, हम्म। जिसका कोई लिमिट ही नहीं रह रही है। ओके। वो लोग कुछ ना कुछ करके फंसाती हैं। अब एक हम्म। नया आया है, डिजिटल डिजिटल डिटेंशन। डिजिटल डिटेंशन क्या होता है भाई? क्या होता है? लोग फ़ोन करेंगे, हाँ। हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, ओके। आप मनी लॉन्ड्रिंग फंस गए हो, आपको डिजिटली हमने अरेस्ट कर लिया है। क्या बात कर रहे और हैं? डिजिटली अरेस्ट कर लिया तो लोग डर भी जाते हैं उसके अंदर, मतलब कुछ लगता ही नहीं कि अरे हमको, हमारा फ़ोन है हमारे हाथ में, हमारे घर पे है, फ़ोन कर दो ख़त्म हो गया। बट ऐसे फेज में भी लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया हमारे साथ में। हम्म। वो लोग उनको तुमको बोलेंगे वीडियो कॉल पे, वो पुलिस के यूनिफॉर्म में बैठे होंगे, हम्म। तो तुमको लगेगा अरे सच में है ये तो। राइट। और अब तुम पकड़ में आ गए हैं। डर लगता है वो थोड़ा, हाँ। डराते हैं लोगों को हम्म। कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हो, हम्म। आपका अकाउंट हमको चेकिंग के लिए चाहिए, और उसके अंदर हम आपके लिए देखेंगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड दिखाओ। ओके। तो ये सब लोग डर के मारे कर देते हैं। हम्म। और ये सब होने का तो वो फिर इमिडिएटली बोलते हैं कि अब हम आपका कॉल ट्रांसफर सीबीआई को भेजते हैं, हम्म। और फिर वो देखेंगे कि क्या हो रहा है। बट उनको ये नहीं पता कि वो दोनों बाजू में ही बैठे हैं, सीबीआई और वो पुलिस वाले जो फेक स्कैमर बनते हैं वो। हाँ। लेकिन लोग
बेसलेस हो चुके हैं, सोचते भी नहीं हैं, कुछ भी कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इतने वीडियो कॉल पे लोग इतना कैसे एक डर सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं, समझ में नहीं आता। समझ मतलब में लोग नहीं आता। तुम्हारे हाथ हजारों में नहीं, एक्सेस है डायरेक्टली कट करने का। कट करने का, लोग उसमें डर के मारे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भेज देते हैं। राइट राइट। मतलब करोड़ों रुपए भेज रहे हो तुम सामने वाले को, मतलब कि निकाल दो कुछ मुझे मतलब इसके ही नहीं, तुमको अंदर डर से। भी नहीं है। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है कि तुम वीडियो कॉल करके हाथ ऊपर करो, और तुम कर लोगे। भाई लॉजिक कहाँ गया आज यूथ का, आज लोगों का। इंडिया जो बोलते हैं बहुत होशियार है, इंडिया के लोग बहुत शार्प होते हैं कि हर चीज में पहले इंडिया के लोग होते हैं, फिर ये इंडिया के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? राइट राइट। क्यों नहीं सोच पा रहे खुद के लिए? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएट आप पुलिस वालों को अप्रोच करो, किसी की मदद लो। अगर सामने वाला बोल रहा है आप रूम में अकेले बैठ के डिजिटली अरेस्ट हो चुके, मतलब तुम हो गए। कैसे होंगे? कैसे हो गए भाई? इसमें लॉजिक क्या है? तुम फोन कट कर दो, फोन बंद कर दो, बात खत्म, खत्म। रिलीज हो गए, मतलब तुमको बेल मिल गया। बेल मिल गया फोन कट करने का। क्या लॉजिक है? अब रिसेंटली एक मेरे को एक बंदे ने फोन किया और उसने बोला कि मुझे एक ये आया है, पीडीएफ आई है जिसमें सीबीआई ने भेजा है। तो मैं बोला भेज। तो उसका एफआईआर नंबर कुछ तो 9 या 10 नंबर का था। मैंने बोला एफआईआर तो बेसिकली 4 ही नंबर का होता है, ये 10 नंबर का एफआईआर कहाँ से हो गया? मैंने बोला फेक है। मैंने बोला क्या हुआ ये इंसिडेंट? तो उसने बोला कि मुझे एक फोन आया, तो बोलते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हो, एयरपोर्ट में सामान जाते टाइम पे आपका हम कस्टम से बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला फिर तूने क्या बोला? तो बोलते जब वीडियो कॉल किया तो पुलिस वाले थे वहां पे, तो उन्होंने बोला मेरे को हाथ ऊपर करो, मैंने कर लिया। मैंने बोला वाह शाबाश बेटे, शाबाश। फिर उन्होंने क्या बोला, तो बोलते हैं कि मैंने बोला मुझे प्यास लग रही है, तो उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख और ग्राइंड कर और फोन कट करके दोबारा फोन लगाना हमको। और बेसिकली मैंने किया, उसने बोला, मतलब अरे भगवान, ऐसे 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 रितेमंद। फिर मैंने बोला कि फिर बाद में बोलते कि उन्होंने फिर मेरे को बोला कि अपना अकाउंट शो करो, कितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए हैं, हमको वेरीफाई करना है। तो मैंने शो करने से पहले फिर मेरे को शक आया, फिर मैंने आपको अप्रोच किया। मैंने बोला भाई वो स्कैम है, मत फोन उठाना, ऑब्वियसली तो साइबर कंप्लेंट कर उसके ऊपर, EFR कर उसके ऊपर जाके, 1930 जो कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है होम मिनिस्ट्री ने रिलीज किया, उस पर कंप्लेंट कर। और कुछ मत करो। हम इस पॉडकास्ट से एक अवेयरनेस भी दे रहे लोगों को कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात है, कहीं पर भी किसी कोने में आता है तो फोकस करो कि वहां पे आप पुलिस एजेंसीज को अप्रोच करो, ना कि उनको फॉलोअप दो। अगर उनकी बात को फॉलोअप दोगे तो आप उतना ही बढ़ते जाओगे, जितना वो उलझाएंगे तुमको। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं, इनका इतना बड़ा कनेक्शन है ना कि हद से ज्यादा। और ये लोग ऐसे, इसमें पैसे देने वाला भी विक्टिम है और जिसके अकाउंट में पैसे आ रहा है वो भी विक्टिम है। ये नई चीज सुनने आई आपको। हम लोग बेसिकली सोचते हैं कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ पवन को तो मैं विक्टिम हूँ और आप एक्यूज्ड हो। बट ये लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे। ये लोग इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं ना कि मतलब किसी ऐसे अनएजुकेटेड पर्सन को लेंगे जिसको कुछ नहीं आता, उससे बैंक अकाउंट बनवाएंगे, उसी बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट पे अपना सिम कार्ड लेंगे, और सिम कार्ड के बेस पे हमको पता OTP से अकाउंट एक्सेस करेंगे। राइट। और उस नंबर से फिर फोन करना शुरू करेंगे कि मतलब फंसेगा कोई और। मतलब इनका इतने नॉलेज है, इतने शार्प है लोग कि पैसे देने वाला ही विक्टिम, पैसे लेने वाला ही विक्टिम, और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया इन्होंने। जिसकी वजह से हम कि मतलब जो देने वाला तो लटकेगा, देने वाला तो गया और लेने वाला लटक गया, जिसका कुछ रोल ही नहीं है उसके अंदर। वो बेचारे के पास में उसने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके एक कि कुछ, और वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको लोन की जरूरत है, जो बहुत गरीब है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि पैसे की, फाइनेंशियल डिस्ट्रॉयड है, जिनको नीड बहुत है कि फाइनेंशियल नीड की सपोर्ट कोई करे, तो ऐसे लोग को टारगेट करेंगे बेसिकली। और उनसे फॉर्म विल फिल करवाएंगे कि हम आपका अकाउंट ओपन करें, फिर वो अकाउंट ओपन करके किसी भी XYZ बैंक में ओपन कर देंगे अकाउंट, और फिर उस अकाउंट पे स्कैम करना यूज करेंगे, चालू करेंगे। सेम चीज मेरे पास में एक है जिसमें जो मेरे बंदे हैं वो 10 तक पढ़ा हुआ है, उसके साथ में यही किया। उसके अकाउंट पे अराउंड कम से कम 67 लाख to 68 लाख का स्कैम कर चुके हैं, अलग अलग जगह से, उस अकाउंट से अलग से। और 31 लाख का तो सिर्फ पुणे का ही एक, जिसमें क्या बात, और विदिन 6 मंथ स्कैम किया है लोगों ने। हाँ, और वो बेचारे को पुलिस की नोटिस आ रही है, उसको FIR फाइल उसके ऊपर हो रही है, और पैसे लेना तो विदिन गायब। यहाँ से कोई विक्टिम पैसे भेज रहा है उसके अकाउंट में, वो इमीडिएट 5 मिनट का ट्रांसफर अपने अपने अकाउंट में।
वो लोग Shit. ऐसे गेम खेल रहे, इतना शांत, इतने होशियारी से खेल रहे कि लोगों को समझ में आने ही नहीं देते क्या हो रहा है। तो इस पॉडकास्ट से अवेयर कर रहे हैं हम कि अगर ऐसा कोई तुमको कॉल आता है और तुमको डाउट हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो इमीडिएट फोन करके पुलिस एजेंसी अप्रोच करो, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करो, और जो भी रहेगा उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करो, कौन फोन कर रहा है, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करो। और वो बेसिकली तुमको नॉर्मल कॉल नहीं करेंगे, वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे ही करेंगे। तो कोशिश करना कि अननोन वीडियो कॉल अगर किसी का आता है, पहले कट करके उसको टेक्स्ट मैसेज पे पूछ लो भाई आप हो कौन। राइट राइट। वेरीफाई कर लो आपके नोन का है, आपके नोन का नहीं है। अगर आपके नोन का नहीं, फोन कट कर दो। अगर आपके नोन का हो, दोबारा कॉल बैक करो नॉर्मल, ये कोशिश करो। बट ऐसे किसी भी स्कैम में मत फंसने की कोशिश करो और विक्टिम मत बनो, और ना किसी को भी अपने अकाउंट्स की डिटेल दो किसी को भी। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट हो, तो कुछ भी नीड हो, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको फाइनेंशियली कुछ ज़रूरत में फंस रहे हो, तो आप बहुत सही जगह पे बैंक में इंक्वायरी करो, जो जिसके अकाउंट में पैसे ले रहे हैं, जो विक्टिम बन रहे हैं, जो खुद को आज विक्टिम बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के लॉ में तो बोलते हैं कि जब तक प्रूव नहीं होता तो इनोसेंट है। और ये हो रहा है, क्योंकि जब इंसान इतने पैसे लेगा तो वो क्यों अकाउंट खोलेगा। और वो लोग इतने होशियारी से कर रहे हैं कि लेने वाला भी विक्टिम, देने वाला भी विक्टिम, और तीसरा कोई मजे। और ये इंटरनेशनल लेवल पे स्कैम है, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। और ये पॉडकास्ट में हम लोगों ने इसलिए इस टॉपिक लेके, बहुत नीडेड थी इसकी, कि स्कैम क्या हो रहा है। इस पे साइबर एक्सपर्ट्स लोग बोल रहे हैं बट कोई ध्यान नहीं दे रहा, पुलिस वाले बोल रहे हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब तो होम मिनिस्टर ने एडवर्टाइज निकाल दी है कि ये नहीं करा। और कोई भी, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप इतने बड़े इंसान नहीं हो कि सीबीआई आपको कॉल करे। जब सीबीआई को आपकी जरूरत होगी, सीबीआई आपको घर पे लेने के लिए आ जाएगी, समन देने के लिए आएगी, आपको बुला लेगी। आप इतने बड़े नहीं हो कि आपको फोन करके वो बोलेगी आप सेटलमेंट करने के लिए बैठ जाओ। ये टोटली स्कैम है, इससे दूर रहो, ऐसा कुछ होने मत दो, और जितना कोशिश हो सके इतना अवॉइड करो। और जब सर के ऊपर आ जाए तो एक पैसा भेजने की जरूरत नहीं, सीधा पुलिस एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दो बस। बाद में पुलिस वाले समझे और सामने वाले वीडियो कॉल वाले समझे, आप बच जाओगे। इस चीज को अवॉइड नहीं, इस चीज को टॉलरेट करने की वजह से आज लोग, कम से कम इतने लोगों में कि गए साल अराउंड इन लोगों ने इंडिया के अंदर 11,328 करोड़ तक का स्कैम कर चुके हैं। और 11,328 इज नॉट स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। 11,000 नहीं, 11,000 करोड़ 328, 11,000 करोड़ 328 जो अमाउंट है वो छोटा नहीं। इतना स्कैम उन्होंने सिर्फ एक साल में किया है, और ये ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड है पूरा। इतना ज्यादा है, तो अननोन लोगों की फोन मत उठाओ, कुछ मत करो। अगर वीडियो कॉल आपको लग रहा है कौन है, कट करके वेरीफाई कर लो, और अगर रिप्लाई नहीं तो छोड़ दो, अवॉइड कर दो। राइट। ओके। तो सर, अभी हम पॉडकास्ट के एक डिफरेंट साइड पे आते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने, ठीक है। हमने इसके पहले भी एक पॉडकास्ट बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने डिवोर्स के बारे में बात की थी। बट उसके अंदर हम लोगों ने ये टॉपिक कवर नहीं किया था कि आजकल के जनरेशन में इतने ज़्यादा डिवोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं। सो आप तो लॉयर हो, आपके हाथ में कितने ज़्यादा डिवोर्स के केसेस आते रहेंगे। आपने क्या नोटिस किया कि ये ज़माने में इतने ज़्यादा डिवोर्सेस के केस क्यों बढ़ रहे हैं? अभी डिवोर्स मतलब पता है क्या, पहले 90s के टाइम पे हमारे मॉम डैड थे, उस टाइम पे बहुत अलग सिचुएशन थी। राइट। तब लोग एक दूसरे को समझ के चलते थे, सब कुछ चलते थे। आज के जनरेशन में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ये सब कहीं ना कहीं एक कम दिख रहा है हमको, जिस लेवल पे चाहिए मैरिज में पार्टनर्स के अंदर। हमारे हिंदू कल्चर में बोलते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, कि तुमको 7 जन्म निभाने। बट आज 20s को देख के, हम इस जनरेशन को देख के, 7 जन्म के तुम 60 साल चला लो बहुत बड़ी बात है। 70 साल चला लो, तुम 70 जियोगे ही नहीं। अब तो इतना ये हो गया कि जितना जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोगों की एज कम हो रही है, 70 साल तो बहुत दूर का। तुम आज शादी के अंदर खुद के 30 साल भी बिता रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक मतलब बहुत ज्यादा करे, पता नहीं क्यों ये चीजें लोगों के अंदर इतना आ गया है कि एक सोशल लाइफ, सोशल स्टेटस, इक्वलिटी, एक सेम दिखे दोनों के अंदर कि, और दूसरी चीज लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे, हम एज अ कपल है तो हमारे ऊपर क्या कमेंट आएंगे, वो मैटर करा। और कितना अर्निंग है, एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन कितना, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो गई, जिसकी वजह से आज नहीं हो रहा है। पहले अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अगर वाइफ ने हस्बैंड को कुछ बोल दिया, तो हस्बैंड ये सोच के छोड़ देता है, छोड़ यार वाइफ ही है, साथ में रहना है,
लेकिन आज नहीं, हस्बैंड उस चीज को लेके रखेगा, ईगो बना लेगा उसको। और अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ बोल दिया सेम अपोजिट, सेम तो होता वही है वहां पे आ सिनेरियो। जाएगा। तो रहा ही नहीं अब, लोग मालूम है क्या, पहले की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं, उन लोग को अब स्कोप नहीं है। अब नहीं है, केस फाइल कर दो, अब नहीं है, कोर्ट मूव कर लो, कुछ हो गया चलो कोर्ट मूव करो, बट बैठ के सुलझाने के लिए कुछ यही नहीं रहा। नहीं रहा। और जो चीजें कम होनी चाहिए, बट हम भी कुछ कर नहीं सकते उसका ना। अब सामने वाला एक दूसरे को नहीं, सामने वाला कोई समझ भी हो, रहे हैं, अगर हाँ। टॉलरेट नहीं कर तो भाई दूसरा मूव उनका ये रहे, कोर्ट जाए, हम राइट, डिवोर्स लें। बट लेकिन डिवोर्स लेने के बाद में भी लोग सोचते नहीं है कि तुमको सेकंड कपल जो तुम होंगे, सामने वाला पार्टनर तुमको डिवोर्स ही मिलेगा, विडो भी मिलेगा, अनमेरिड मिलेगा। राइट राइट। क्योंकि जो अनमैरिड होगा उसका तो पहला प्रेफरेंस कभी होगा नहीं डिवोर्सी। डिवोर्स, राइट। वो बहुत रेयर टू रेयर केस में होगा कि अगर उसका रिलेशनशिप है किसी के साथ में, कि वो उसका पास्ट मैटर नहीं करता उसके लिए। ओके, बहुत ज्यादा ओपन बहुत माइंडेड है। रेयर टू रेयर केसेस में कि वो, लेकिन मेजोरिटी यही रहेगी कि वो डिवोर्सी नहीं लेगा। मैं और हम तुम क्यों ना हो, अगर तुमको मैं बोलूंगी तुम एक डिवोर्सी के साथ शादी कर लोगे, तुम नहीं करोगे। वो भी अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। लव मैरिज तो ठीक है, वहां पे तुम्हारा खुद का ऑप्शन है। अरेंज मैरिज के टाइम पे तुम बोले मैं क्यों करूँ इससे शादी। राइट राइट। तो ये चीज सामने वाला खुद का फ्यूचर भी देख के करे, जहां तक हो एटलीस्ट 100% कॉम्प्रोमाइज मत करो, बट 50-50 दोनों करो। राइट राइट। और नहीं हो रहा तो बहुत अलग बात है, बट तुम पहला प्रेफरेंस ये मत करो। आज लोग सोशल मीडिया से और इन सब से इतना इन्फ्लुएंस हो गए, कुछ हो गया डिवोर्स, किसी सेलिब्रिटी का देख ले डिवोर्स, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वो सेलिब्रिटी है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। राइट। उन लोग को तुम देख नहीं सकते हो, तुम उनको उतना ही जानते हो सेलिब्रिटी को जितना वो कैमरा में खुद को शो कर रहे हैं, बट सेकंड पार्ट उनका नहीं पता तुमको कैमरा के पीछे कैसे हैं वो। राइट राइट। लेकिन लोग फॉलो करते हो कैमरा पे खुद को क्या दिखा रहे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गई सोसाइटी में कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। इस सेलिब्रिटी ने कर दिया, अभी अगर तुम देखोगे ना, बीच में आज ही स्टोरी कुछ तो ये जोगिंदर चहल ने डाली धनश्री के ऊपर, तो वो एक हो गया। अब लोग एक दूसरे को जज कर रहे हैं, इसमें धनश्री को कोई कुछ बोल रहा है, योगेंद्र चहल को कुछ बोल रहा है, ओके। बट ये नहीं देख रहे कि उनके बीच में हुआ क्यों। Right, लाइक right. सेम हार्दिक पांड्या और नताशा रिसेंटली डिवोर्स हुआ उनका तो म्यूचुअली। हम्म। तो लोग बिल्कुल कॉपरेट नहीं करे, इसकी वजह से डिवोर्स बढ़ गया। और पहले जैसे लोग रिलेशनशिप में थे ना कि आज इसको छोड़ो दूसरा लेना है, सेम चीज अब शादी में कर ली उन्होंने। मुझे किसी ने तो बोला था ऑप्शंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ऑप्शंस लोगों बहुत ज्यादा को। हो, क्योंकि लोगों को कुछ भी नहीं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ हमारे इंडियन कल्चर पे, तो वो आया वेस्टर्न कल्चर से। राइट राइट। वेस्टर्न कल्चर में तुम कितनी भी शादियां करो, कितनी भी शादियां तो फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा इंडियन कल्चर अब तक इसको अडॉप्ट नहीं किया है, और करना भी नहीं चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये, सबके लिए नहीं बोलूंगा मैं, सबका पर्सपेक्टिव ओपिनियन अलग अलग होगा, और होना भी चाहिए। इस पे मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा ही हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हमारे कल्चर को लेके चले, कोशिश करो कि जहां तक हो वहां तक सुलझा लो, और नहीं होगा तो फिर वो भगवान के हाथ में है, उसको तो तोड़ना होगा, टूटेगा ही, रुकेगा तो रुकेगा ही। तो अपना पहले ऑप्शन रखो कि रुक जाए, क्योंकि अगर तुम सिंगल कपल हो, कि मतलब तुम सिंगल कपल इन सेंस तुमको बच्चा नहीं है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब तुम कपल हो, तुम्हारा एक कोई बच्चा है, लेकिन खुद की मनमर्जी के चक्कर में उसका स्कोप नहीं देखते, उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है, और ये चीज अफेक्ट करती है उसको 10 साल बाद, बहुत ज्यादा कि ये तेरा एक्स, देख तेरा ये एक्स फादर है, स्टेप डैड है, ये तेरा अभी का ये फादर है जो सेकंड मैरिज की है। हमारा कल्चर ये नहीं है, क्योंकि कल को क्या हो कुछ पता नहीं। अब मैं अगर डिवोर्स करता हूँ, मेरी वाइफ चली गई, मेरा अगर बच्चा वो साथ में ले गई, अब वो चली गई, मेरा बच्चा साथ में ले गई, सेकंड मैरिज कर ली, तो कितने चांसेस है कि मेरे बच्चे को अडॉप्ट करेगा? नहीं करेगा। ये तो मेरे लाइफ टाइम के लिए पेन हो गया ना। राइट। लाइफ टाइम के लिए पेन हो गया, और उसके लिए पेन हो गया। तो तुम शादी करो तो सोच के रखो कि डिवोर्स करना मतलब एक दिन की लिए बात नहीं है, तुमको लाइफ टाइम की बात है। क्योंकि अगर तुमको बच्चा होगा तो तुम उसको तो छोड़ नहीं दोगे रास्ते में, उसको लेके चलोगे। तो वही है, कम से कम उसका सोचो। और कैसा होता है ना सर, वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो बचपन से देख रहा है कि उसके मॉम डैड झगड़े करते हैं, घर पे भी डिवोर्स उन्होंने कर लिया, उसकी दूसरी मॉम आई, वो उतना अच्छा देख के नहीं लेती जितना वो खुद के बच्चे को देखेगी, उतना अच्छे से बच्चे को देख के भी नहीं लेगी सामने वाले के, आई मीन डैड के, अगर होगा तो। सो मैं भी यही बोलूँगा ऑडियंस कि अगर डिवोर्स तक ही जा रहा है तुम्हारा सिनारियो, एक बार बैठ जाओ, आपस में सुलझाने की कोशिश करो, समझो एक दूसरे को, और थोड़ा सा आई मीन घाई बहुत कर रहे सर लोग आजकल
ये सारी चीज़ों में पेशेंस नहीं बचा नहीं ना, बचा है लोगों के अंदर। क्योंकि मैंने इससे अभी 1 मिनट पहले ही बात बोली कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, खुद को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की बातों से फर्क पड़ता है। अगर हम दोनों है ना, अभी कल को कोई तीसरा आके बोले ना कि पवन तैसा ऋषि अच्छा नहीं लग रहा था, तो तुमको लगे अरे लोग का क्या सोच पर्सपेक्टिव रहे ऐसा हमारे दोस्ती पे। अगर सेम मुझे है तो वो उसके लिए 1 सेकंड की बात होगी, लेकिन तुम्हारे लिए रोज वो मन में चलने वाली बात है। राइट राइट राइट। क्योंकि कितना भी कुछ भी कर दो, इंसान है, ह्यूमन है, 100% इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर कहीं ना कहीं 1% अफेक्ट करेगा। 100% कोई इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ तुम बोलने की बात है, इग्नोर कर दो, हट लो, मूव ऑन कर लो, भूल जाओ। बट कोई नहीं भूलता, कहीं ना कहीं एक फेस पे वो हमेशा टकराती है बात, जिस चीज की वजह से हो जाता है ये चीज। और लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे में बहुत, मेरे को रिसेंटली मैं आपके आते टाइम पे एक का ये था फैमिली में, तो वो मेरे को बोला कि मेरी वाइफ मुझे पसंद नहीं है और मेरे को उसके साथ में रहना नहीं है। मैंने लिटरली उसको मैंने एकदम सीधा रिप्लाई दिया कि भाई तेरी पर्सनल लाइफ है वो, तू और तेरी वाइफ सॉर्ट आउट कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू एज अ क्लाइंट मेरा नहीं है कि तेरे ऊपर केस फाइल कर दिए जो मैं तो डिफेंड करने के लिए आइडिया दूं। ये तुम्हारा घर का मामला है तो सुलझाओ। मैं नो कमेंट्स उसको बोल दिया वहां पे। तो उसने अप्रिशिएट ही किया मेरे को कि बहुत अच्छी बात की, एटलीस्ट उसने नहीं बोला। मैं बोलूंगा भी नहीं। राइट। कल को क्या हो पता नहीं, मैं क्यों किसी के लिए बुरा बोलूं। बराबर। शादी की सोच के चलो। ओके सो सर, अभी हमने डिवोर्स की बात कर ली, अभी थोड़ा सा हम मेन के राइट्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशली इंडियन कोर्ट्स के अंदर, इंडियन लॉज के अंदर आजकल तो थोड़ा सा अवेयरनेस भी आ गया है लोगों के अंदर, आई थिंक थोड़ा सा, कि लड़कों के लिए इन कंपैरिजन विथ वुमेन उतने ज़्यादा राइट्स हैं नहीं, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज थोड़े से पुराने ज़माने में लिखे गए थे, वो टाइम को नज़र में रखते हुए, राइट। क्योंकि वो टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था घरों के अंदर, तो वो टाइम के हिसाब से वो लॉज बने गए। बट आजकल के टाइम पे वही लॉज को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, राइट। बिल्कुल सही बात है। डोमेस्टिक वायलेंस सच में है भी, अभी भी है। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं है वो पूरा, ये सब 100% फेक है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर तुम बहुत रूरल एरिया में जाओगे बहुत ज्यादा, कि जिस गांव के तुमने नाम भी नहीं सुने और सोचे भी नहीं ऐसे भी कोई गाँव होगा, वहाँ पे सच में ये है कि वुमन को घर के दहलीज के बाहर क्या है वो भी नहीं पता होता, जब घर के अंदर होता है। तो ये चीजें है, ट्रू है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। बट वही चीज अगर तुम सेम अर्बन एरियाज में आते हो, रूरल से लेकिन अर्बन में तुम शिफ्ट करते हो, तो वहां पे फेक है। 70% फेक है, मैं रिकॉर्ड के साथ बोलूंगा। क्योंकि एक डोमेस्टिक वायलेंस भी एक ग्राउंड हो गया है डिवोर्स के लिए, कि सामने वाला अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं दे रहा है, अगर उसको रहना है तो ऐसे तो इसे वे में देंगे। अगर सही है, अगर मैं कह रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस सही है, तो म्यूचुअल कंसेंट होने के बाद में वो विड्रॉल क्यों होते हैं केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के? वो भी म्यूचुअली पार्टी कॉम्प्रोमाइज करके क्यों होते हैं? क्योंकि उनका लास्ट स्टेज ही वही होता है कि इंटेंशन वही होता है फाइल करने का, कि अगर ऐसे हैं देखो तो ऐसे फाइल करेंगे हम, और ऐसे फाइल करना तो हरेस होगा, फिर एक दिन खुद होके छोड़ देगा कि अब भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं और इसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे ये एक इंटेंशन है। और अर्बन एरियाज में बहुत रेयर है, क्योंकि अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट वुमन एजुकेटेड है, लिबर्टी रेट बहुत ज्यादा है, और वुमन सेफ भी है बहुत ज्यादा, लिटरली रेट बहुत ज्यादा है पुणे में। तो इसके पुणे में अर्बन एरिया में तो मोस्टली सारी वुमेन्स एक एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय भी है, तो इतना नहीं सोच सकते कि भाई उनको कोई मारेगा, राइट। वो लोग आवाज भी उठाएंगे ना, आवाज भी उठाएंगे तो, राइट। लेकिन ये ज्यादा रूरल एरिया में देखने ही मिलता है, और यहाँ पे अर्बन एरिया में तो तुम देखोगे ना तो सिर्फ फेक है। क्योंकि अगर तुम देखो, हर कोई ये नहीं है, पुणे के अंदर आईटी हब है। अब पुणे के अंदर अगर कोई पुणे ने किसी वुमन ने केस फाइल किया, और हुए ये बहुत सारे, जिसमें हस्बैंड की शिफ्ट नाइट की है, वुमन की डे की है, और मिलते तो लोग रिसेंटली मिलते तो लाइकली 2-3 घंटे के, उसमें कहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस हो गया? वीकेंड के ना वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए वीकेंड रहेगा क्या? लेकिन वुमन फिर भी फाइल करती है, बिकॉज क्यों? शी हैज अपॉर्चुनिटी, अदर अपॉर्चुनिटी, बस ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गया ऑप्शंस। तो उसकी वजह से सिर्फ हो रहा, और कुछ नहीं। सर क्या एक लड़के के लिए या फिर एक मर्द के लिए, बेसिकली अगर हम टर्म्स की बात की है, क्या इनके पास कोई राइट्स है बेसिकली इंडियन जुडिशरी के अंदर जो इन्हें पता भी नहीं है?
राइट्स तो इक्वल है सबके लिए, ओके। इक्वल है। कॉन्स्टी में तुम जाओगे, बोलता है लॉ बी फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके अंदर भी है कि तुमको सबको एक जैसे ही न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 तुम्हारे पास में, आर्टिकल 19 तुम्हारे पास में, आर्टिकल 14 तुम्हारे पास में, जो तीनों की बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जब जाते हो ना तो नहीं होता, क्योंकि देखो ना, अगर मैं नहीं करूंगा ऐसा, क्लियर बोल रहा हूँ भाई, मतलब बोलेंगे ऋषि करेगा ऐसा, मैं नहीं करूंगा, बट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं मेरी वाइफ को मारता हूँ वो कंप्लेंट कर देगी राइट कि ऋषि ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है और इस पे केस करो। बट पॉसिबिलिटी ये भी कि वो भी मुझे मार सकती है। राइट मुझे 2 हाथ दिए तो उसको भी 2 हाथ दिए ना। मैं अगर जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे हंसेंगे पुलिस वाले कि वाइफ से मार खा के आया। और इसको बोलते हैं मेल विक्टिमाइजेशन। राइट और जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो छुपाए जाते हैं, और हो रहा है ये, मैं बोल रहा हूँ सच में हो रहा है। और अगर कोई देखेगा ना ये, और वायरल होने के बाद में कहीं ना कहीं लोग कमेंट करके बोलेंगे कि उनकी वाइफ भी उनको मारती है बट नहीं बोल पाते, क्योंकि कौन बोलेगा भाई अपने दोस्तों में जाके, मैं तुम बोल दोगे पवन कि वाइफ ने मेरे को मारा आज? नहीं वहां पे एक हंसी का बात नहीं हो जाएगा, वहाँ पे जोक नहीं हो जाएगा, भी अलग हो जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे वहाँ पे, कह रहे वाइफ से मार खाता है। एक टॉन्ट बन जाएगा सबके लिए कि तुमको जो आएगा, अरे वाइफ से मार खाने लगे, अरे वाइफ से मार खाने लगे, ये हो जाएगा। इसके लिए छुप रही हो बातें, जिसको मेल विक्टिमाइजेशन बोलते हैं, जिसके लिए तुम हर लोग बोलते हैं कि सिर्फ वाइफ के लॉज है, वाइफ के हस्बैंड के लिए भी लॉज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं कर रहा है इस टाइम पे। ओके सो सर, अभी हम डिवोर्स की भी बात कर रहे थे इसके पहले। सो थोड़ा सा हम डिवोर्स की डिटेल्स के अंदर गए। सो जब एक हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स ले लेते हैं एक दूसरे के साथ अलग ही होने की, जब वो डिसीजन आता है, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसा चलता है बेसिकली डिवोर्स के अंदर? डिवोर्स के अंदर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे होता है कि पहले तो लोग मंथली मेंटेनेंस लेते थे, लेकिन अब आ गए एक टाइम ले लो, म्यूचुअल डिवोर्स लो, खत्म करो, जो भी सेटलमेंट रहेगा। लेकिन उस टाइम पे जब म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हो तो वहाँ पे मेंटेनेंस कोर्ट नहीं बोलता है कितना दोगे, तुम डिसाइड करके जाते हो वहाँ पे कि तुम एक दूसरे को कितना दे सकते हो। तो लॉजिकली हम, अगर बच्चा है तो उसका फ्यूचर क्या है, वो क्या है, अगर वाइफ अनएम्प्लॉयड है, कुछ भी नहीं करती है, तो हम उसका सोच के इंसान दे देता है। लेकिन ऐसा कहीं भी किसी भी लॉ में मेंशन नहीं कि तुमको 50% प्रॉपर्टी, 70% एक साइड इतना देना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। वो सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल और उसका रिक्वायरमेंट और उसका क्या बेसिक नीड्स है, लाइफस्टाइल भी नहीं, बेसिक नीड पे कितना है, उस पे ही अलॉट करती है मेंटेनेंस कोर्ट। क्योंकि अभी बीच में एक शायद वीडियो आपने भी देखा है जिसमें हाई कोर्ट की जज थी जिन्होंने 6 लाख का एप्लीकेशन किया था। तो हाई कोर्ट के जज ने बोला कि तुमको तुम्हारी लाइफस्टाइल में 6 लाख रुपए मंथली लगता है, अगर इतना लगता तो कमाओ, इतना लगता तो कमाओ। तो यही बात है कि तुम एसेट लायबिलिटी का मतलब ये कि तुमको प्रोड्यूस करना पड़ता है कोर्ट में, और 3 साल के बैंक स्टेटमेंट की तुम्हारे पास कितना पैसा है, दोनों पार्टीज को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, कि दोनों पार्टीज, हस्बैंड कितने पानी में, कितना उसके पास है, क्या है, दिखाना पड़ता है, और वाइफ के सच में बेसिक नीड्स क्या है, तो उसके बेस पे मेंटेनेंस अलॉट होता है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड लाख रुपए कमा, तुम 50 लोगी, अगर वाइफ ही नहीं, अगर वाइफ है उसको बच्चा ही नहीं है और वाइफ 2 लाख कमाती है, फिर भी वो 50,000 क्यों दे? लॉजिक नहीं है इसमें। नहीं है बिल्कुल। हस्बैंड लाख रुपए कमा रहा, तू 2 लाख कमा रहा, उसमें 50 लेके जा रही है, 2.5 लाख तू रखेगी, 50,000, ये तो बायस लॉ हो गया ना। ऐसा नहीं है, एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है जिसको प्रोड्यूस करना पड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 22-23 में गाइडलाइन दी है, 23 का शायद वो जजमेंट, 22 या 23, रजनीश वर्सेस नेहा नाम है, जिसका ना प्रॉपर एक गाइडलाइन फ्रेम की है, मेंटेनेंस तुमको कैसे डील करना है, जिसके बेस पे बाल यूज होता है। वो पूरे इंडिया में फिक्स है, जिसमें जिस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है कि ये गाइडलाइन दो, और उसके बाद में प्रोसीड करते हैं। और अगर तुम एसेट्स और लायबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करते कोर्ट में, तुम्हारा मेंटेनेंस का एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगा, वहीं स्टॉप रहेगा वो। यस। सो सर, अभी हमने प्रॉपर्टी की बात की, अभी हम बच्चे की बात करते हैं। जब एक हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स होता है, सो बच्चे की कस्टडी के लिए क्या प्रोसीजर होता है और वो कौन से बेसिस पे तय किया जाता है कोर्ट के अंदर? अब बच्चे की कस्टडी होती है ना, अंडर 7 ईयर, जो 8 साल 7 साल से पहले का बच्चा होता है, वो बाय डिफॉल्ट माँ के पास जाता है। लेकिन 7 साल के बाद जब वो 8 साल का या 9 साल का जब होता है, तो उस टाइम बच्चे की कस्टडी फाइल करनी पड़ती है किसी को भी। अगर हस्बैंड को चाहिए, वाइफ के पास अब गया, अब हस्बैंड को रिटर्न चाहिए, बच्चा क्या मैं तो बायोलॉजिकल पेरेंट हूँ उसका, तो मुझे बच्चा चाहिए। तो उस टाइम पे कोर्ट डिसाइड करता है बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर जाता है, कौन उसको ठीक से
रख सकता है, एजुकेशन कौन अच्छा दिलाएगा उसको, प्रोवाइड कौन कर सकता है। कौन प्रोवाइड कर सकता है उसको, परवरिश कौन देगा, इन शॉर्ट कह सकते डायरेक्टली परवरिश कहाँ पर अच्छी है, तो उस बेस पे डिसाइड होता है। लेकिन अगर सेम चीज देखे तो ये लॉ बोलता है, बट अगर तुम अपोजिट साइड में जाओगे तो एक बच्चा है 7-8 साल, कुछ नहीं होता है ना के बराबर कि वो सेकेंड थर्ड में होगा, हाँ राइट सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे बच्चे की अटैचमेंट माँ के साथ होती है, राइट राइट। तो वो डायरेक्टली माँ के साथ ही जाएगा। और 8 साल तो के ये बच्चे के पास भी ऑप्शन होता है कि उसे किसके पास जाना है? हाँ स्टेटमेंट होती है उसकी कि आपको किसका रहना है। ओके। तो लेकिन 8 साल का बच्चा कहाँ कोर्ट में स्टेटमेंट देगा, लॉजिकल देखो ना, कुछ नहीं हो तो जहाँ पे रोज रहा वहीं बोले इसके साथ ही रहूंगा, इसके साथ ही रहूंगा, वो राइट राइट। कैसे अपना सब कुछ चेंज कर सकता है कि आज मैं यहाँ था कल मेरे को पूरी लाइफ बदलनी है, उसको कुछ समझ में नहीं नहीं आता। आता है, तो नहीं बाय आता है। डिफॉल्ट वो माँ पहले के माँ पास के ही साथ है। 7 साल से पहले, बाद में फिर वो प्रैक्टिकली माँ के साथ ही होता है, वो ओके नहीं जाता क्योंकि अटैचमेंट है वहाँ उसकी राइट राइट, क्योंकि बचपन से माँ बचपन के से, ही साथ है। क्योंकि एक अभी वर्किंग जो नहीं है वुमन, जो वर्किंग में स्पेसिफिक यूज करो, जो वर्किंग वुमन नहीं है वो तो दिन भर अपने बच्चे के साथ में है, राइट और वर्किंग जो वुमन नहीं है वो हस्बैंड ही पूरा घर चला रहा है, तो हस्बैंड रात में आ रहा है 2-3 घंटे बैठ रहा है, लेकिन दिन भर तो माँ के साथ बिता रहा है, स्कूल से Right. वापस आके स्कूल छोड़ना, टिफिन बनाना, तो एक अटैचमेंट होती है वहाँ पे माँ उनकी। के साथ। ओके ओके इसीलिए। सर। सो एक लड़के को कौन से स्टेप्स लेना चाहिए अगर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया है? डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया है, हो गया है उसके ऊपर, सो उसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए बचने के लिए? आगे का प्रोसीजर क्या होगा बेसिकली? अगर उन्होंने क्रिमिनल में फाइल किया है, जो पहले क्रिमिनल में फाइल किया, एफआईआर फाइल हो गई है, सीधा बोल सकता है एफआईआर अगर फाइल हो गई है, हाँ। तो वहाँ पे पहले तो एंटीसिपेटी के लिए मूव करो, कि पहले बेल लेने के लिए मूव करो, बट बेसिकली अब क्या 7 ईयर अंडर 7 ईयर पनिशमेंट के अंदर जो है उसमें भी कोर्ट के अंदर पुलिस चार्जशीट के साथ प्रोड्यूस करता है, बट बी अवेयर, लेकिन तैयार रखना कि एंटीसिपेटी के लिए मूव करो। ये हो गया, देन बाद में तुम खुद को प्रूफ करो कि ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं था, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसे फेक है, ओके और उसके पीछे जीनियन रीजन ढूंढो कि अगर फेक है तो इन्होंने क्यों फाइल की है, ओके ओके। अगर फाइल किया तो रीजन क्या हो सकता है, शायद लड़की को अपार्ट अवे होना होगा, डिवोर्स लेना होगा, कि रीजन क्या है, कि इनको क्या है, एक ये ढूंढो, और सच में हुआ है तो उसको पता है मैंने किया है, राइट राइट राइट। और जब अब हम लोग तो तुमने बोला क्या क्या स्टेप लेने चाहिए होने के बाद में, हाँ ये तो उसको नहीं पता होगा जिसने कुछ किया ही नहीं है, जिसने किया रहेगा वो तो तैयारी में ना, राइट। जिसने किया उसको पता है ना मेरे को अब क्या करना है, मैंने तो कर लिया है, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया वो उसको अवेयर करना बहुत जरूरी है ओके इसमें। ओके तो बेल फाइल करे, खुद को प्रूफ करे, देन डिसाइड करे ऐसा क्यों हुआ है, ओके यही ओके है, ज़्यादा कुछ नहीं। सर। सो आपको क्या लगता है कि इंडियन जुडिशरी के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे कि जो लड़कों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारे जो फेक एलिगेशंस लगते हैं, बेसिकली हम फेक केसेस की बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या लीगल रिफॉर्म्स आए तो अच्छा होगा, आपको ऐसा लगता है? इंडियन जुडिशरी अगर तुम देखें ना, हाँ ये अपीलेंट कोर्ट का काम है, और अपीलेंट कोर्ट का काम भी जो लॉज है, हाँ जो सेक्शंस है, जो मीनिंग है, उसको इंटरप्रिटेशन की पावर है, ओके या उसको नल एंड वर्ड करने की पावर है। तो इसके लिए जो लॉज लानी चाहिए, जो लॉज रिफॉर्म लानी चाहिए, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करना चाहिए कि हमको मेल्स के लिए क्या लॉ लाना है। अब सुप्रीम तो सबके सुप्रीम जजमेंट के लिए है, सुप्रीम पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे सकती है, सबको डायरेक्शन दे सकती है जुडिशरी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, बट डायरेक्शन भी उस चीज पे देगी जो उनके सामने है, उनके सामने लाता तो पार्लियामेंट है ना, राइट। पार्लियामेंट को एक्ट्स पास करने पड़ेंगे ना वैसे मेल के लिए, कि लॉज लाने पड़ेंगे, राइट राइट। सुप्रीम से बोल सकती कि तुमको डायरेक्शन दे सकती ऐसे लॉज की जरूरत है, लाने तो उन्हीं को है ना, वो एक्ट नहीं प्रोड्यूस करती ना अंदर से बैठ के कि ये एक्ट है ये ले लो, ऐसा नहीं होता, तो पार्लियामेंट का पावर है। ओके यस। सो सर, एक अभी लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए, एक आप अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जहाँ पे एक फेक डोमेस्टिक केस का कुछ हुआ था? मेरा खुद का नहीं, आई मीन आपके केसेस के, जो आपने केसेस सॉल्व किए हैं उसका एक अब फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक है हमारे पास में। ओके। और डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली सबको पता है क्यों होता है, मारना, गाली देना और सुनाना, ठीक है, यही होता ना कि मार रहा है मेरे को गाली दे रहा है। ओके। और ये भी कब होगा कि जब सामने वाला कुछ बोलेगा तब समझ, अगर मैं भी अगर तुमको समझो मारने के लिए आऊं, हाँ। तो पहले तुमने क्या किया वो तो मुझे समझना पड़ेगा ना, राइट राइट करेक्ट कि नहीं? राइट। तुमने मुझे गाली दी तो ही मैं मारने के लिए आऊंगा,
तो गाली देने के लिए सबसे पहले मेरे को सुनना पड़ेगा, हाँ, समझना समझना पड़ेगा क्या बोल हुआ है। रहा है। हाँ, कान का पहला रोल आ गया, ओके, और रिवर्ड गाली देने के लिए मुंह का पहला रोल आ गया, राइट, जिसमें मेरा जो पार्टी है, मेरा जो क्लाइंट है, हाँ, वो गूंगा बहरा है। क्या बात कर रहे हो सर? उसको घर से निकाल दिया है, उसके घर पे गूंगा बहरा है जिसको सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके घर से उसको निकाल दिया, उसका घर अपने नाम पे कर दिया वाइफ ने। उसका ओके, बच्चा ले गई, लिटरली 4 साल उसने अपने बच्चे को देखा भी नहीं है, और से वो सफ़र कर रहा है कोर्ट में कि मेरा न्याय, मेरे को जस्टिस कब मिलेगा। अब उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और फाइल करने वाले को भी ये नहीं पता था कि ये जो गूंगा बहरा इंसान है हाँ, क्या करेगा। ओके, और ऐसा फैक्ट है उसके अंदर कि उसकी वाइफ उसको मारती थी, पर उसका एफआईआर नहीं हुई। गूंगा बहरा इंसान कैसे गाली दे सकता किसी को? पॉसिबल है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे होगा सर? वो लिख के गाली देगा क्या? हाँ ना, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। लिख के गाली देगा? पॉसिबल है क्या? ये लॉजिकल बात है भाई। गूंगा बहरा इंसान, गूंगा तो बोल नहीं सकता, हाँ, बहरा तो गाली सुन भी नहीं सकता। राइट, राइट, राइट। तुम क्यों करोगे ऐसा? लेकिन ऐसे लोग को भी सफ़र करना पड़ रहा है आज की जनरेशन में। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी। और ये मेरे खुद के पास केस है, जिसको झूठ लगे वो आके अपील कर लेना उस दिन आके। ये हार्श रियलिटी जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैंने। ओके, ओके, ओके। तो सर, कैसा था आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में हमारे साथ? बहुत बढ़िया था। कोशिश करो, बहुत आगे बढ़ो, कोशिश क्या करो, करो ही करो, करो और सर, बहुत आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा ऑडियंस आए, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, बहुत अच्छा लड़का है। और जो पंचायत विद पवन है, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाओ, थैंक यू और सर, जितना ऑडियंस हो सकते उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यही यू सर, बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।